जय हिंद दोस्तों आप सभी ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, करे कोई और भरे कोई और। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई गैस ट्रेजेडी को आप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मान सकते हो, क्योंकि उन लोगों को किसी और की गलतियों की सजा भुगतनी पड़ी। भोपाल के लोगों को आज भी वो रात याद है, उनके शहर में लाशों का अंबार लग गया था। उस रात भोपाल में हुई उस गैस ट्रेजेडी को दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, क्योंकि इतिहास में कभी भी इस ट्रेजेडी से पहले या इस ट्रेजेडी के बाद ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पर एक रात में 2000 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई हो। दोस्तों, इस गैस ट्रेजेडी का जो असर भोपाल के एनवायरनमेंट पर हुआ है, अब उसका असर भोपाल के लोगों को अगले 15,000 सालों तक भुगतना पड़ेगा। पर इस इंसिडेंट के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन था उन लोगों का कातिल जिन्होंने इस इंसिडेंट के चलते अपनी जान गंवाई है? चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं कि आखिरकार ये खतरनाक इंसिडेंट कैसे हुआ और कौन है इसका जिम्मेदार। दोस्तों, भोपाल में जिस फैक्ट्री में इंसिडेंट हुआ था उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, और यूनियन कार्बाइड को 1969 में भोपाल में एस्टेब्लिश किया गया था। और इस फैक्ट्री में सेविन नाम का एक पेस्टिसाइड बनाया जाता था। इस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार से परमिशन भी यूनियन कार्बाइड को जल्दी मिल गई, क्योंकि उस समय इंडियन सरकार अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने को देख रही थी। और ये खबर सुनने के बाद भोपाल के लोगों में भी खुशी की लहर आ गई थी, क्योंकि उस समय भोपाल को एम्प्लॉयमेंट की सख्त ज़रूरत थी और इस फैक्ट्री के एस्टेब्लिश होने से भोपाल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना पक्का था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनियन कार्बाइड सेविन नाम का एक पेस्टिसाइड बनाती थी, और इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए MIC नाम के एक केमिकल की ज़रूरत होती थी। 1981 तक यूनियन कार्बाइड इस केमिकल को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट कराती थी, लेकिन 1981 में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस केमिकल को इंडिया में ही बनाएंगे। उन लोगों ने भोपाल में MIC तो बनाना चालू कर दिया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को नज़रअंदाज किया जा रहा था, ये जानते हुए भी कि MIC कितना खतरनाक केमिकल है। यूनियन कार्बाइड हर समय 42 टन MIC को स्टोर करके रखती थी, ताकि सेवन के प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना आए। ये जानते हुए भी कि MIC कितना खतरनाक है, वो 42 टन MIC को स्टोर करते थे। ये उस टाइम बॉम्ब की तरह था जो कभी भी फट सकता था। दोस्तों, MIC को स्टोर करने के लिए कंपनी के पास 3 टैंक्स थे, E610, E611 और E619। और इन टैंक्स में से E619 को इन्हें हमेशा खाली रखना था, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए। और बाकी के दोनों टैंक्स जिनकी कैपेसिटी 68,000 टन थी, उन्हें खाली 30 टन तक भरना था, यानी कि उन टैंक्स को 50% कैपेसिटी से ज़्यादा फिल नहीं करना था। उन लोगों ने इस रूल को नज़रअंदाज किया। उन लोगों ने हर टैंक में 42 टन MIC भर दी, और जो तीसरा टैंक उन्हें खाली रखना था उसमें भी उन्होंने MIC को 50% कैपेसिटी तक फिल कर दिया। लेकिन यूनियन कार्बाइड को इससे क्या ही फ़र्क पड़ना था, उन्हें तो खाली नोट छापने से मतलब था, फिर चाहे वो हज़ारों लोगों की जान के बदले ही क्यों ना आए। अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नया नई कंपनी कितने सेफ्टी प्रिकॉशंस को इग्नोर कर रही थी, ये जानते हुए भी कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों, 3 दिसंबर की रात भोपाल के लोगों के लिए एक नॉर्मल सी ही रात थी, लेकिन खाली रात 1 बजे तक, क्योंकि उसके बाद भोपाल में मौत का तांडव शुरू हो गया था। करीब 12 बजे वहाँ पर वर्कर्स ने देखा कि एक पाइप से पानी लीक होकर MIC के टैंक में जा रहा है, और उन्होंने देखा कि एक दूसरे पाइप से कुछ लिक्विड टपक रहा था, जहाँ से एक गैस भी लीक हो रही थी। फिर उन्होंने अपने मैनेजर को बताया, लेकिन उनके मैनेजर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और बोला ऐसे छोटे मोटे गैस लीक तो होते रहते हैं। उनके मैनेजर ने बोला कि पहले अपना टी ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। फिर जब 1 बजे करीब वो लोग अपना टी ब्रेक ख़त्म करके फैक्ट्री में आए, तब तक पूरी फैक्ट्री में गैस जो है फैल चुकी थी। फिर उसके कुछ समय बाद E610 टैंक जो था वो एक साइड से फट गया, और जो 42 टन MIC उन लोगों ने स्टोर कर रखी थी वो पूरे भोपाल में फैल गई। जैसे जैसे ये गैस फैलती जा रही थी, वैसे वैसे भोपाल के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लोगों की आंखें जल रही थी, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। चारों तरफ पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये खबर पूरे भोपाल में फैल गई कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक हो गई है, तो और लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कौन सी गैस लीक हुई है ये किसी को नहीं पता था। लोग हॉस्पिटल जाने लगे डॉक्टर्स के पास, लेकिन डॉक्टर्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ट्रीटमेंट दें, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि कौन सी गैस लीक हुई है। जो लोग गैस के संपर्क में ज़्यादा आ गए थे, उनकी खाल भी जो थी वो उनकी बॉडी को छोड़ रही थी, लिटरली उनकी पूरी स्किन उनकी बॉडी से अलग हो रही थी। तो लोगों ने वहाँ पर ये सोचा कि हम नहा लेते हैं, हो सकता है ये जो गैस हमारे शरीर पर आ गई है वो हमारे नहाने से हट जाए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था जो गैस लीक हुई है वो MIC है, और MIC पानी के साथ बहुत ख़तरनाक रिएक्शन करती है। और जो लोग नहाए उन लोगों की स्किन पर जलन और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया MIC पानी के साथ बहुत ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। और उस रात भोपाल के न जाने कितने लोग तड़पते रहे। और फिर जब अगले दिन सूर्योदय हुआ, तो वो सूर्योदय बाकी दुनिया के लिए था, लेकिन भोपाल के लिए नहीं था,
क्योंकि भोपाल के लोग अभी भी उस काली रात के सदमे में थे जो उनके अपनों को उनसे दूर कर गई, क्योंकि उन लोगों ने उस रात अपने शहर को तड़पते हुए मरते हुए देखा था। हर तरफ भोपाल में लाशें ही लाशें थीं। और जैसे जैसे ये खबर पूरे भारत में न्यूज़ के जरिए फैलती गई, वैसे वैसे भारत के लोग कांप उठे। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि भोपाल के लोगों ने ये सब कैसे बर्दाश्त किया होगा। उस रात भोपाल में 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। भोपाल खून के आंसू रोआ था। भोपाल के लोकल लोग और वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि उस रात 15,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन वो आंकड़ा कभी किसी के सामने नहीं आया। दोस्तों, अभी जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस घटना को भोपाल के एक जर्नलिस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा था, वेक अप पीपल ऑफ भोपाल, यू आर ऑन द एज ऑफ अ वोल्केनो। पर उस समय किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लोग उल्टा उनका मजाक और उड़ाने लगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। दोस्तों, इस गैस ट्रेजेडी ने भोपाल को इस तरह से इफेक्ट किया था कि आज भी इस फैक्ट्री के आसपास का जो एरिया है, उस फैक्ट्री के पास के 4 किलोमीटर के एरिया में जो भी ग्राउंड वाटर है वो आज भी अनड्रिंकेबल है। उसमें आज भी कई सारी पॉइजनस गैसेस पाई जाती हैं। दोस्तों, भोपाल के जो लोग इस गैस के संपर्क में आए थे और जिंदा बच गए, अब ना जाने उनकी आने वाली कितनी पीढ़ियाँ डिसेबल होंगी, क्योंकि इस MIC गैस ने उन लोगों के DNA को इस तरह से इफेक्ट किया कि उनकी आने वाली कई सारी पीढ़ियों के लिए श्राप बन गया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस कंपनी का क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी पर बहुत सारे केसेस चले और आज भी चल रहे हैं। हालांकि 1989 में वॉरेन एंडरसन इस कंपनी के चेयरमैन थे। उन्होंने 700 करोड़ रुपए का कंपनसेशन इंडियन गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन यही सवाल उठता है, इस कंपनसेशन देने के बाद भी ये क्या उन लोगों को न्याय मिला जिन्होंने अपने परिवार वालों को उस रात खोया था? और क्या उन आने वाली पीढ़ियों को न्याय मिला जिनका कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को इस गैस लीक की वजह से डिसेबिलिटी के साथ पैदा होना पड़ेगा? दोस्तों, उस गैस लीक के वक्त वहाँ पर कितने बुरे हालात रहे होंगे ये तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि ये डिज़ास्टर भारत के और भारत के लोगों के दिलों में एक बहुत गहरा जख्म छोड़कर चला गया है जो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। और बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन भोपाल के लोगों को इस गैस लीक का असर आगे भी भुगतना पड़ेगा। So that's all for today's video. Thanks for watching. If you got some knowledgeable information from this video, then don't forget to like, share this video and subscribe our channel for more informational videos.